चलिए लगाइए हेडिंग ऊपर, अध्याय 1। आज से हम शुरू कर रहे हैं इसको 8 चैप्टर और 9 चैप्टर खत्म होने के बाद। अध्याय 1 जिसका नाम है बाबू वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसको इंग्लिश में जानते हो क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। देखो इस चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर का, लेकिन हम एक बाइक से वास्तविक संख्या के डिफिनेशन पर नहीं चलेंगे। सबसे पहले कुछ और संख्याओं को जानेंगे। इस समझो वास्तविक संख्या इस संख्याओं का दादाजी है। कौन है? दादाजी। इससे पहले बहुत सारे संख्याओं को पढ़ना है। अब पढ़ते पढ़ते जब अंत आएगा तो उस समय आपको हम वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे। और इसका एक भाई है जिसका नाम है काल्पनिक संख्या, जिसको हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। उसका नाम है काल्पनिक संख्या। और फिर काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। अब ऐसा मत सोचना सर फिजिक्स में आप पढ़ाए हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वो तो पढ़ाए हैं, तो प्रतिबिंब है। यहां संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या तक हम पढ़ेंगे। 10वीं क्लास में जो भी संख्या पढ़ना है वह वास्तविक संख्या के अनुसार ही पढ़ना है। जब काल्पनिक संख्या आएगा तो समझो हम 11th क्लास में चल गए रहेंगे, उस समय आपको पढ़ने को मिलेगा। और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का पापा का नाम है सम्मिश्र संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन हम वास्तविक संख्या तक सीमित नहीं होंगे, हम काल्पनिक संख्या को भी आपको समझाएंगे समय आने पर, और सम्मिश्र संख्या को भी समझाएंगे समय आने पर। ठीक ना, उसका भी जानकारी। लेकिन उसको हम लोग 10वीं क्लास से जोड़कर नहीं देखेंगे। 10वीं क्लास के सिलेबस में हमारा काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या नहीं है, लेकिन पढ़ाएंगे नॉलेज के लिए जरूर। क्लियर है? तो वास्तविक संख्या पर हम डायरेक्ट नहीं आएंगे। पहले हम सबसे छोटे सबसे सिंपल संख्या का बात करेंगे, जिसका नाम है सर प्राकृत संख्या। तो आप हेडिंग लगाएंगे प्राकृत संख्याएं। धीरे धीरे आप पढ़ते चलिए, सब चीज समझ में आएगा और वास्तविक संख्या भी समझ में आएगा। तब हम उसके बाद संख्याओं को पढ़ने के बाद चैप्टर का शुरुआत करेंगे। पहले इसका परिचय के रूप में देखते हैं प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। इन संख्याओं का जानकारी आपको 9th क्लास में भी हुआ था ना। बस अब थोड़ा अलग और कॉन्फिडेंस में आप पढ़ेंगे। तो पहला संख्या हेडिंग लगाइए का प्राकृत संख्याएं। बोले इसका डिफिनेशन? नहीं बोले? बोले। लिखिए गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। डैश देके लिखिए गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इसे n से सूचित किया जाता है, कैपिटल N। इसे n से सूचित किया जाता है। कितना से सूचित किया जाता है बाबू? n से। इसे n से सूचित किया जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है, कैपिटल N। इसे n से सूचित किया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए जैसे मैं इधर देखिए बोर्ड पे, आप बताओ गिनती कहां से शुरू होती है जी? कोई भी आप काउंटिंग शुरू करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? 1 से। तो गिनती के सभी संख्याएं को प्राकृत संख्या कहेंगे तो हम यहां कह देंगे, जैसे n बराबर, हम n से जब सूचित करते हैं तो कह सकते हैं n बराबर 1 2 3 4 5 6 डैश डैश कहां तक बाबू? इनफाइनाइट, अनंत तक। यह अनंत को रिप्रेजेंट करता है। यह संख्या नहीं है। इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर, एज ए सिंबल। किसका? अनंत का। यह बता रहा है कि अनंत तक की संख्याएं जाएगी। क्लियर है? जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत। ठीक, तो यह सब गिनती की संख्याएं क्या होगी? प्राकृत संख्या। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है? प्राकृत संख्या। क्या शून्य प्राकृत संख्या होगा?
होगा नहीं, क्योंकि गिनती हमारी एक से शुरू होती है। कभी किसी को देखे हो कोई काउंट कर रहा हो, चाहे आप कभी जीवन में से काउंट किए हो 0 1 2 3 4 ऐसे नहीं, आप एक से ही शुरू करते हैं। तो गिनती एक से शुरू होती है, इसलिए इसका डेफिनेशन सबसे बढ़िया, गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती एक से शुरू होती है तो एक से लेकर अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्याएं के अंतर्गत आएगी। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब जब 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है तो 0 कौन सा संख्या है, इसके बाद वाला में समझ में आ जाएगा। दूसरा हेडिंग लगाएंगे आप, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। क्लियर है? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। इसका डिफिनेशन क्या होगा आप लिखिए। शून्य के साथ प्राकृत संख्या को, शून्य के साथ प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य के साथ प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य के साथ प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको सूचित करने के लिए नहीं लिखेंगे, जो W से सूचित करते हैं, चाहे ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लिखने के लिए लिख सकते हैं लेकिन छोड़ दीजिए आप। क्लियर है बाबू? शून्य के साथ प्राकृत संख्याओं का कहते हैं बच्चा। अब सुनो थोड़ा ध्यान से, देखो थोड़ा सा का अंतर, अलग अलग नाम दे दिया है, एक पूर्ण बन गया, एक प्राकृत बन गया है। तो शून्य के साथ, ए बाबू शून्य हाई हो गया, इसके साथ प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या लिखे हो ना यहां पे, क्या लिखे हो? 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश कहां तक? इनफाइनाइट। क्या 5 छूट गया? ओह माय गॉड। 4 5 6 डैश डैश, सही है। तो शून्य के साथ हाई है शून्य, हाई है सब प्राकृतिक संख्या, तो बन गया पूर्ण संख्या। सर दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ और सिर्फ 0 का है। अगर 0 से शुरू हो रहा है तो क्या सर डिफिनेशन इसका हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, जो संख्या शून्य से शुरू होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, कहने के लिए कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गिनती ये भी डिफिनेशन है, माने इसका डिफिनेशन कोई अलग भी बोल रहा हो, उसका मीनिंग यही आए तो गलत नहीं है, वो भी सही है। ठीक है, बस आपको समझने का है। अब पूर्ण प्राकृत रटने से नहीं होगा, संख्याओं को समझना है कि आखिर दोनों का नाम अलग अलग क्यों पड़े, एवं का प्राकृत एवं का पूर्ण। हो सकता है मे भी शून्य का खोज बाद में हुआ होगा, इसके बाद हुआ होगा, तब यहां पे अलग नाम रखना पड़ रहा होगा, 0 से शुरू होगा, क्योंकि दुनिया के सामने कह दिया गया होगा कि गिनती के सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाएगी। अब कुछ दिन बाद आएगा 0 को भी शामिल करो उसको प्राकृत में, नहीं अलग नंबर बन गया होगा, मैं भी एक कारण बता रहे हैं हम। लेकिन दोनों संख्याओं में एक ही चीज का अंतर है, शून्य। क्या एक सवाल यहां से बनाऊं कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होगी? यस, क्योंकि सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा? नहीं। यही जो यस और नो वाला जो अंतर पैदा कर रहा है ना, जो 0 है राह का रोड़ा बना हुआ, वही उसी कारण इसका 2 नाम पड़ गया, एगो पूर्ण एगो प्राकृत। इसके सिस्टम को समझते जाना है, सिर्फ डिफिनेशन रट लेने से काम नहीं होगा। जब प्राकृत संख्या का बात आएगा तो समझिएगा 1 से लेकर अनंत तक, आप पूर्ण संख्या का बात आएगा तो 0 से अनंत तक। क्लियर हो गया? समझ में आया? दोनों में अंतर क्या है? एक शून्य का अंतर है। इसके बाद आता है बच्चा नाम किसका? तो सम संख्या का। जैसे में लिख लियो, नोट करो, जैसे में अगला हेडिंग लगाओ, सम संख्याएं। तीसरा सम संख्याएं, सम संख्याएं जिसको हम बोलते हैं इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। चलिए अब इसमें डैश देकर लिखते हैं। हो गया? बोले, लिखिए, वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए
वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं। समझिए बाबू, जैसे में यहां पे ए बालक 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, इसका डेफिनेशन और भी दे सकते हैं। वह संख्या जिसके इकाई का स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 के गुणज हो, 2 के गुणज होने का मतलब जो 2 के पहाड़ा में आए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कह सकते हैं। डिफिनेशन इतना सारा डिफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। अब इसी में से चुन के लिखो सम संख्या को, तो 2 2 से कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 6, 8, 10 डैश डैश इनफाइनाइट। तो ये सब क्या है बाबू? सम संख्या। जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। इसका तुरंत इसका एक साथी है जिसका नाम है विषम संख्या, उसको भी यहीं पे हम लोग नोट करेंगे। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? जैसे में इसको लिखिए, तीसरा चौथा हेडिंग लगाइए जिसका नाम रहेगा क्या बाबू? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जिसको बोलेंगे ओड नंबर्स। ओड नंबर्स, ओड नंबर्स, विषम संख्याएं यानी कि ओड नंबर्स। ठीक है, इसमें हमें लिखना है डैश देके, बोले वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। हो गया बाबू? पूरा पूरा विभाजित नहीं होने का मतलब है कि उसमें शेषफल बच जाए, ये ना बाबू? देखो तो जैसे में क्या होगा बताओ तुम लोग? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा डैश डैश इनफाइनाइट। जैसे में इसको नोट करिए जल्दी से, फिर यहां से हम सवाल कुछ पूछते हैं आपसे, फिर उसका जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? हो गया बाबू? सवाल यह है कि बताइए क्या सभी प्राकृत संख्या सम संख्या हो सकता है? यस सर, कुछ बोल रहा है? नहीं। देखो प्राकृत संख्या में 1 है, क्या सम संख्या में 1 है? अगर इस सवाल को हम उल्टा कर दें तो क्या सभी सम संख्याएं प्राकृत संख्याएं होगी? यस, क्योंकि 2 2, 4 4, 6 6, 8 आगे बढ़ने पाठ मिल जाएगा। यानी सारी सम संख्याएं प्राकृत संख्याओं में है। अब हम तुमसे पूछें जो प्राकृत संख्या और सम संख्या में कौन बड़ा संख्या होगा, तक किसको बड़ा बताओगे? है प्राकृत संख्या बड़ा हो गया। क्या सभी विषम संख्याएं प्राकृत संख्या होगी? यस होगी। सभी विषम संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, क्योंकि जितनी विषम संख्याएं 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 सब इसमें मिल जाएगा। बुझा रहा है? तो सभी सम संख्या और विषम संख्या को हम प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, और सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है तो यह भी कह सकते हैं कि सभी सम और विषम भी पूर्ण संख्या होगा। क्लियर है? इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ा संख्या कौन है अभी तक? कौन संख्या? पूर्ण संख्या। बोतल के ढक्कन लोग पूर्ण संख्या, क्योंकि अभी हमने कहा तू ध्यान से नहीं सुनता है क्या? दिमाग से नहीं सुनता है। इधर भी बोल रही है कि प्राकृत संख्या। खुद प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। खुद सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, तो कैसे ही बड़ा हो गया जी? सबसे बड़ा है ना है। सभी सम विषम प्राकृत होगा और सभी प्राकृत पूर्ण होगा, तो सबसे बड़ा अभी तक संख्या कौन है? पूर्ण संख्या। समझ में आया?
दिमाग लगाया करो, नहीं तो लो ही मैगी खाया करो। 5 नंबर हेडिंग लगाएंगे हम, जिसको बोलते हैं हम भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। इसके तुरंत बाद इसके भैया का भी हम हेडिंग लगाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं जी? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। अब जरा सोचो दोनों का बात और दोनों का डिफिनेशन एक साथ लो। देखो एक बात हम तुमको बताते हैं, बहुत सारे बच्चे इस भावना में रहते हैं कि जो 2 से कट जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और जो 2 से नहीं कटता उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी सोच वाले कुछ बच्चे हैं जो ऐसी सोचते हैं। ऐसे जो सोचते हैं एकदम सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सोच बिल्कुल गलत है। जो 2 से कटता है उसे हम सम कहते हैं, जो 2 से नहीं कटता उसे विषम कहते हैं। ठीक है, एक पहले बात मुझे बताओ, दुनिया के कोई भी संख्या होगा, कोई भी संख्या हो, वह 1 से कटता है कि नहीं कटता है? कितना मर्त में कटता है? 1 से 1 मर्त में कटेगा। जो संख्या है उतना मर्त में कटता है। जब तुम 5 में 1 से भाग करने जाओगे तो 5 एकम 5 भैया मेरे कट गया। कौन मर्त में कटा? 5। तो दुनिया कोई भी संख्या 1 से उतना ही मर्त पे कटता है जितना वह संख्या होता है, पहली बात। लेकिन कटेगा जरूर। किससे? 1 से। क्या जी बच्चों, तुम लोग समझ रहे हो? दूसरी बात, वह संख्या खुद से भी कट जाता है। अगर 5 को बात करें तो खुद से मतलब खुद 5 से वह 1 मर्त में कट जाएगा। तो कोई भी संख्या 1 से और खुद से मतलब स्वयं से कट जाता है। ये बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? बस इतना क्लियर है तो सब क्लियर है। भाज्य अभाज्य 1 मिनट में क्लियर। ठीक है, जब 1 और स्वयं के अलावा कोई भी संख्या अगर 1 और स्वयं के अलावा, क्योंकि 1 और स्वयं से तो कटबे करता है, 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कटेगा तो उसे हम भाज्य कहेंगे। और जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ? जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कटेगा तो वह भाज्य होगा, 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा तो वह अभाज्य संख्या होगा। ठीक ना? चलिए, तो क्या समझे? जो वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? और नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? आइए हम शुरू करते हैं यहां समझाना। जैसे 1 को अभी होल्ड पर रखिए, 1 को अभी छोड़िए, यह ना तो भाज्य है नहीं अभाज्य है। हम आपको कारण देंगे जी काहे हम बोल रहे हैं 1 न भाज्य है न अभाज्य है, कारण बताएंगे। बट अभी 2 से शुरू करते हैं। ठीक ना? अभी थोड़ा हमको समय दीजिए। 1 के लिए 2 है 2। आप बताओ 2 1 से कटेगा? खुद 2 से भी कटेगा? क्या 1 और खुद 2 के अलावा किसी अन्य से कटेगा? नहीं कटेगा ना? तो ये बताओ भाज्य होगा कि अभाज्य? तो इसको हम अभाज्य की श्रेणी में रखते हैं। अब कोई कहेगा सर 2 भाज्य होता है। अरे 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बारे में एक और बात बताएंगे, घबराना नहीं। सुनो, उसके बाद आ गया 2 के बाद 3। 3 1 से कटेगा? खुद 3 से कटेगा? इसके अलावा और किससे कटेगा? नहीं कटेगा। तो बताओ भाज्य की अभाज्य? अभाज्य। बात स्पष्ट करना है कि 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कटा तो जाएगा भाज्य के घर में, 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं कटा तो अभाज्य घर में। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं बाबू मेरे 4 का। 4 1 से कटेगा? खुद से कटेगा? उसके अलावा किससे कटेगा? उसके अलावा 2 से कटेगा। तो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य 2 से भी कटा। 1 से कटा, खुद 4 से कटा, इसके अलावा 2 से कटा। तो जब 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कटेगा तो वह भाज्य संख्या होगा। तो 4 हो गया भाज्य संख्या। बोलो। उसके बाद उठाओ 5 को। 5 1 से कटेगा? खुद 5 से कटेगा, इसके अलावा किससे कटेगा? या 1 से कटा, 5 से कटा और किससे नहीं कटेगा ना? तो भाज्य की अभाज्य? तो 5 हो जाएगा अभाज्य संख्या। उसके बाद बात करेंगे 6 का। 6 1 से कटेगा? उसके अलावा 6 से कटेगा? 2 से कटेगा, 3 से कटेगा?
तो एक और स्वयं के अलावा 2 और 3 से भी कट रहा है, तो 6 भाज्य की अभाज्य, तो 6 हो गया भाज्य के घर में। बोलो, अब बात करें हम 7 का। 7 1 से कटेगा, स्वयं 7 से कटेगा, उसके अलावा किसी अन्य से कटेगा नहीं कटेगा। तो बताओ भाज्य की अभाज्य, अभाज्य, तो यहां हो जाएगा 7 अभाज्य। बोलिए, इसके बाद बात करेंगे 8। 8 1 से कटेगा, स्वयं 8 से कटेगा, उसके अलावा 2 से 4 से कटेगा। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कटा तो क्या होगा, भाज्य। उसके बाद देखो 9। 9 को लेकर बड़ा दुविधा होता है, लोग कहते हैं अभाज्य, अरे भाज्य है। एक और स्वयं के अलावा 3 से कटेगा, तो 9 भाज्य की अभाज्य, भाज्य। क्या आप सभी समझ पाए ये कौन भाज्य होगा कौन अभाज्य होगा? अब जो 2 के बारे में बात हम कह रहे थे, 2 एक ऐसा अभागा नंबर है, ऐसा अभागा नंबर है कि सम होते हुए भी अभाज्य है। माने इस सम के खानदान का है, जो 2 से कटता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। 2 को छोड़कर बाकी कोई ऐसा सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या हो जाए। केवल 2 ही एक निकम्मा निकला जो अपने खानदान का नाम क्या कर दिया, खराब करके में अभाज्य घर में आ गया। बाकी 2 के सम के खानदान का कोई भी संख्या भाज्य सॉरी अभाज्य नहीं होता है। समझ में आया? मतलब 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। 2 के अलावा कोई ऐसा सम संख्या नहीं होगा जो अभाज्य संख्या हो जाए, वो हमेशा भाज्य होगा। क्लियर है? क्वेश्चन पूछता है सम अभाज्य संख्या होता है तो 2, हम और टेस्ट में पूछ देंगे, बिहारो बोर्ड टेस्ट में पूछ सकता है कि सम अभाज्य संख्या है तो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्लियर है? निम्न में कौन भाज्य है, ऑप्शन 4 को देगा। निम्न में कौन अभाज्य है, ऑप्शन 4 को देगा। आपको पहचानना पड़ेगा कौन भाज्य है कौन अभाज्य। अब एक और बात हम आपको बताते हैं। अब एक का बात जो था अब निपट लीजिए तो भूल जाएंगे आगे हम। अब थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा इसको बढ़ाइए। 10 भाज्य होगा ना, 11 भाज्य होगा ना, 12 भाज्य होगा ना, 13 भाज्य होगा ना, 14 भाज्य होगा ना, 15 भी भाज्य होगा, 16 भी होगा और 17 भाज्य होगा। बोलो डैश डैश। अब आप समझ लोगे ना? अब एक के बारे में देखो, इसका डिफिनेशन एक और तरीका से हम देते हैं। जो भाज्य का डिफिनेशन बोले हैं हम, जो वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं ना। अब हम एक और डिफिनेशन बोल रहे हैं, वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या। आपको सर गुणनखंड, तो देखो गुणनखंड को 2 तरह से, एक होता है सिर्फ गुणनखंड, एक होता है अभाज्य गुणनखंड। अगर हम तुमसे कहें 4 का गुणनखंड बताओ, तो 4 का गुणनखंड का मतलब हो गया 4 किससे किससे कटेगा, वह उससे गुणनखंड हो गया। तो 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और खुद 4 से कटेगा। बोलो, अगर तुमसे कहा जाए 2 का गुणनखंड बताइए, तो 1 और 2 माने 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो इसका गुणनखंड, इसको गुणनखंड बोलते हैं। अगर कोई कहे तो 8 से गुणनखंड बताइएगा तो कहना 1 2 4 8, क्योंकि 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। इसको बोलते हैं गुणनखंड। आपको ना सर हम लोग हेंगा ना तोड़ते हैं, 4 2 से 2, इसको ना कहते हैं गुणनखंड। आप झूठ पढ़ा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हो? इसको भी ये भी गुणनखंड है, लेकिन इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसमें जो भी संख्याएं आती है ना सब अभाज्य। देखो अभाज्य 2 है, अभाज्य है, यह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है अभाज्य गुणनखंड। बुझे? तो हम अभी अभाज्य गुणनखंड का बात नहीं बतिया रहे हैं, हम बतिया रहे हैं गुणनखंड का, सिर्फ गुणनखंड का। समझ में आया? तो हम अब देखो, अब गुणनखंड बुझा गया ना। मैंने कोई भी संख्या गुणनखंड कहेगा तो पता करना वह संख्या किससे किससे कटेगा, जिससे कटेगा वह उसका गुणनखंड बनते चला जाएगा। क्लियर है? दूसरी बात, अब हम आते हैं इसके डिफिनेशन पर। तो वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, है? और संख्या जो जिसका केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? वो जाके उसी परिभाषा में चिपक जाएगा जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाए। तो भाई एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित होगा, इसका मतलब है कि
जब एक संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कट रहा है तो उसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा, पक्का है। देख लो यहां पे, अब जिसका वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा, मतलब उसे केवल तब द्वितीय गुणनखंड होगा। तो जिसका केवल 2 गुणनखंड अभाज्य, 2 से अधिक गुणनखंड भाज्य। यहां सामने देख रहे हो, तो 2 अभाज्य है क्योंकि 2 गुणनखंड है, 3 4 भाज्य संख्या है क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है, 8 भाज्य संख्या है क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है। क्लियर है? एक बेचारा आता है, कहता है भाज्य हमको रखेगा अपने घर में, ये कहता है एक से कहता है देख हमारा डिफिनेशन है कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसी को हम अपने घर में रखते हैं, बाकी किसी छुछुंदर को नहीं रखते हैं। एक से कहता है, तभी जाता है ये अभाज्य के पास, कहता है अभाज्य हमको रखेगा अपने घर में। ये कहता है देख बेटा हमारा नियम ये है कि हम जेकर 2 गुणनखंड होता है ओकरे के हम अपना घर में रखते हैं, बाकी किसी छुछुंदर को अपने घर में नहीं रखते हैं। एक बेचारा अपने आप में झांकता है, तो चेक करे हमारा को गुणनखंड है, तो एक केवल 1 से कटता है, इसके अलावा किससे कटता है? अब को सर स्वयं से कटेगा, अरे स्वयं एक 2 बार लिखोगे, एक ही बार लिखोगे, अब एक संख्या 2 बार आएगा तो एक ही बार लिखा जाएगा, तो एक का बेचारा एक ही गुणनखंड होता है। और जो ये अपने आप झांकता है तो कहता है कि वो भाज्यवा तो कहता है कि 2 से अधिक गुणनखंड रहेगा तब रखेंगे, भाज्यवा कहता है कि 2 गुणनखंड रहेगा तब रखेंगे, हमारा पास तो एक ही गुणनखंड है। तो बेचारा जाता है, दोनों के पास मुंह बना बना के लौट आता है क्योंकि हमारे पास एक ही गुणनखंड है। तो कोई पूछे एक ना भाज्य है ना भाज्य क्यों, तो कहना आइए भाई साहब हम समझाते हैं। भाज्य कहता है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसे भाज्य, वो भाज्य के घर में रहेगा। जिसका केवल 2 गुणनखंड रहेगा उसे अभाज्य संख्या कहेंगे, है ना। एक जो है उसका केवल एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए एक को ना तो भाज्य अपने घर में रखता है ना ही अभाज्य रखता है, इसलिए बेचारा मारा मारा फिरता है, ना एक भाज्य है ना अभाज्य है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो इतनी संख्याएं आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई कि कौन भाज्य है कौन अभाज्य है, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है तो क्यों? लिखवाएं, अब हेडिंग लगाए हैं भाई संख्या, लिखिए, बोले लिखिए। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे में जल्दी से नोट करो, जैसे में 4 6 8 9 भाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे में नोट करिए। दूसरा हेडिंग लगाइए फटाक दे, कौन? अभाज्य संख्याएं, उसका भी डिफिनेशन बोलते हैं। वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावे, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावे, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावे, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं।
वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे में इसको नोट करिए। ठीक है, बस आज के लिए इतने रहने दिया जाए। इतना संख्याओं को अच्छे से समझिए, घर पे पढ़िए, उसके बाद से कल हम आगे कहानी बताएंगे। एग्जाम है ना आज से? चलिए सर, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं एग्जाम के लिए।